हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक बहुत बेहतरीन से टॉपिक को, जिसका नाम है प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना, जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। कई ऐसी डेट्स हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट हमें एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, आइए। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है भारत का संविधान और उसमें लिखी गई ये पूरी प्रस्तावना। ठीक है, इस प्रस्तावना में लिखा गया एक एक शब्द, एक एक शब्द आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक शब्द की बात हम करेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इस तरह से आइए देखते हैं कि जो हमारा संविधान में लिया गया प्रियम्बल है उसका परिचय क्या है। ठीक है, प्रारंभ में ही सबसे पहले हमें मिलता है, इसे हम प्रस्तावना कहते हैं या उद्देशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से हम इसे जानते हैं। अच्छा, ये क्यों लिखा गया, इसे स्टार्टिंग में ही क्यों ऐड किया गया सर? ठीक है, इसे स्टार्टिंग में ही क्यों क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ये संविधान के मूल उद्देश्य, उसके लक्ष्य या उसके दर्शन को स्पष्ट करता है। ठीक है, उसके दर्शन को स्पष्ट करता है, आपके मूल उद्देश्य, उसके लक्षण और उसके दर्शनों को जो है एकदम स्पष्ट करता है कि भाई प्रस्तावना या संविधान में लिखी गई अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसका एक रिफ्लेक्शन आपको दिखता है प्रियम्बल पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर इसके मुख्य प्रयोजन की बात की जाए तो संविधान के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना, जिससे संविधान की तथा उसके पालन करने वाले या उसके पालन में संविधान की भावना का ध्यान रखा जा सके। एक लाइन में मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई, एक लाइन में जो प्रस्तावना है उससे हमें संविधान के दर्शन का, उसके लक्ष्यों का, ठीक है, या फिर उसके उद्देश्यों का पता चलता। क्लियर? ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें सर प्रस्तावना में लिखा क्या है और ऐसा क्या लिखा है जिससे हमें उसके एक एक शब्द का अध्ययन करना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस प्रस्तावना को पढ़िए और जानते हैं कि इस प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिनका अध्ययन हमें विस्तृत रूप से करना पड़ेगा। सबसे पहले जो शुरुआत के ही शब्द हैं उनमें ही बहुत बड़ी बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहा गया? सबसे पहला वर्ड जो हमें डिटेलिंग करनी है वो है हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, अर्थात यहां जितना भी पावर दिया गया है वो किसको सेंट्रलाइज करता है, वो किसको केंद्रित करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को। आगे क्या कहता है? भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, एक एक वर्ड समझिएगा, संप्रभुत्व संपन्न पहला वर्ड। यहां पे वर्ड्स को आपको समझते हुए ध्यान रखते हुए चलना है बेटा। पहला वर्ड क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि वर्ड नंबर 1। दूसरा, समाजवादी। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को मैं अभी आगे एक एक करके एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा और एक एक वर्ड को आप इस क्लास के बाद एक्सप्लेन कर पाओगे। दूसरा, पंथ निरपेक्ष। तीसरा, लोकतंत्रात्मक। चौथा, गणराज्य। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा? प्रभुत्व संपन्न। कैसा? हम भारत के लोग किसको? भारत को। हम भारत के लोग किसको? भारत को। कैसा? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, समझते चलिएगा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या करते हैं? बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। अब यहां से फिर ये सारे वर्ड भी इंपॉर्टेंट हैं। क्या करेंगे यहां से? देखिएगा, ठीक है, चलिए।
उसके समस्त नागरिकों को कैसा, सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, 1, उसके बाद आर्थिक 2 और राजनैतिक 3। तो अगर हम बात करें यहां पर न्याय की, अगर हम बात करें यहां पर, हम लोग नोट्स नोट्स भी बनाते हुए चलते हैं, अगर हम बात करें कि न्याय का उल्लेख 3 प्रकार का है, कैसा सर, राजनैतिक न्याय की बात की गई है सर, सामाजिक न्याय की बात की गई है, और कैसे न्याय की बात की गई है, देखिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। तो सर आर्थिक, ठीक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अभी इसको हम डिटेल में बेटा समझेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाते हुए बस थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट देता हुआ चल रहा हूं, आगे चल के हम इसको एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात न्याय की। अब यहां पर जब बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितने प्रकार की। पहला, हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र है, अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति के रूप में हम पूर्णतः स्वतंत्र है, हमारे विचार जो भी हैं हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक। इसकी छूट हमें कौन देता है, प्रियम्बल या संविधान में इन चीजों को उल्लेखित किया गया है। तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गई। मैं जिस धर्म, जिस पंथ, जिस ईश्वर की चाहूं उपासना कर सकता हूं। मैं हिंदू होकर, ठीक है, मैं सिख धर्म के गुरुद्वारे भी जा सकता हूं, मैं चर्च भी जा सकता हूं, क्लियर। तो हमें अपने विचारों को, अपने पंथ को, अपने विश्वास को, अपने मत को चुनने का एक क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, क्लियर। उसके बाद कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, ठीक है, हमें क्या मिल रही है, समानता मिल रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और किसकी एकता, किसी एक व्यक्ति की एकता नहीं बढ़ानी है, किसकी एकता बढ़ानी है, राष्ट्र की एकता बढ़ानी है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा किसकी, देखो उन सब में, ध्यान देना, उन सब में व्यक्ति की गरिमा बढ़ाइए, लेकिन राष्ट्र की एकता कभी अखंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा छूट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचो कि हम ऐसा कुछ सोच डालें जिससे हम अपने राष्ट्र को तोड़ दें, वहां पर आपके ऊपर दोस्त कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लिखा है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति की गरिमा का आप हनन नहीं कर सकते, और राष्ट्र की एकता और अखंडता आपको क्या करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, ठीक है। और इसी प्रकार करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अब यहां पे जो सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये डेट जो संविधान सभा संविधान के प्रेम्बल में लिखी है, क्या लिखी है, 26 नवंबर, क्या लिखी है, 26 नवंबर 1949। इस डेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहां लिखी हुई है, ये प्रेम्बल में लिखी हुई है। अक्सर प्रश्न आता है परीक्षा में इस तारीख को, और इसी के साथ होता है 26 जनवरी, ठीक है, 26 नवंबर, 26 जनवरी, इस तरह से कई डेटें लिखी होती हैं, और अक्सर हमारे दिमाग से ये डेट निकल जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी अनयूजुअल दिखती है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि कहां लिखा हुआ है, को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा प्रियम्बल, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे लिखा है, किन वर्ड्स का क्या मतलब है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका काम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप का काम यह होगा कि अब हम समझते हैं, जैसे यहां पर लिखा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता किस प्रकार से दिया गया है और इनका क्या क्या अर्थ है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में एक बार अभी तक
हमारे संविधान में एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। समझते चलिएगा, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट प्रश्न बनाएंगे। एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन में हमने क्या किया था, उस संशोधन में हमने क्या किया बेटा, उस संशोधन में सर हमने 3 नए शब्दों को अपने संविधान में जगह दी, या अपने प्रेम्बल में जगह दी। 3 नए शब्दों को क्या किया, अंगीकृत किया या उसमें जोड़ दिया। अच्छा सर, ये संविधान संशोधन कौन सा था और कब किया गया? तो बेटा संविधान संशोधन था ये 42, 42वां, ठीक है, 42, 42वां संविधान संशोधन। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 42वां संविधान संशोधन, ईयर क्या था, 1972, 1972। 42वां संविधान संशोधन 1972 के तहत भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में बदलाव किया गया, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, और वो 3 नए शब्द जो थे उनका नाम था, पहला जो शब्द था उसका नाम था सर समाजवादी। पहला कौन सा शब्द था, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, क्या नाम था, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा और आखिरी शब्द क्या था, अखंडता। क्या था, अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में क्या ये बात कभी उठती है कि सर प्रस्तावना का निर्माण क्यों किया गया होगा? ठीक है, प्रस्तावना अगर हम बात करें कि सर प्रस्तावना का निर्माण, ठीक है, क्या ऐसे बिंदु रहे होंगे या क्या ऐसे फैक्टर रहे होंगे जिस पर हमें लगा कि हमें प्रस्तावना का निर्माण कर लेना चाहिए? देखिए, ये टोटल आपके लगभग लगभग 4 फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, या मेनली जो मैंने 4 फैक्टर महसूस किए वो कुछ इस प्रकार से थे। देखिए, पहला फैक्टर क्या हो सकता है, प्रस्तावना में आपने अभी पढ़ा और आपने देखा कि ये संप्रभु होने की बात कर रहा है। क्या होने की बात कर रहा है, संप्रभु होने की बात कर रहा है। फैक्टर नंबर 2, ये समाजवादी होने की बात कर रहा है, ठीक। फैक्टर नंबर 3 किसकी बात कर रहा है बताइए, संप्रभु हो गया, समाजवादी हो गया, हमने अभी पढ़ा पंथ निरपेक्ष, या उसी को हम लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष। तो ये हमें धर्म निरपेक्ष होने की बात कर रहा है। और लास्ट में हमसे क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है लास्ट में हमसे कह रहा है कि आपको कैसा कैसा राज्य बनाना है, लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा, लोकतांत्रिक तांत्रिक गणराज्य बनाना है। आई बात समझ में, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, ठीक है सर। तो ये 4 फैक्टर आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, ये चारों फैक्टर्स, या हम अगर बात करें कि प्रियम्बल का जो फैक्टर है या प्रियम्बल है वो किसके लिए होगा, या क्या क्या हो सकता है उसमें, क्या होगा? यहां पे चीजें आप लिखें, अगर हेडिंग लगाएं। देखिए, जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स में आपको यही सब बनाना है बेटा, समझ रहे हो। हम पूरी पोथी नहीं पढ़ सकते, या हम पूरे पोथी का नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है। नोट्स का मतलब होता है कि पूरे टॉपिक का कंक्लूजन बहुत ज्यादा हो तो 1 से 1.5 पेज में हो जाए, क्योंकि लिखा तो लक्ष्मीकांत में भी है। तो अब हम लक्ष्मीकांत को डिट्टो उतारेंगे तो नहीं ना बेटा। तो सीधी सीधी बात है कि हम उसके फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, हम उनको देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें सुरक्षित की जा रही हैं, क्या क्या चीजें इसमें रिजर्व की जा रही हैं। अब देखो क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है, संविधान किसके लिए बना है, भारत के सभी नागरिकों को वो क्या क्या देता है, देखो सभी नागरिकों, ठीक है, सभी नागरिकों को हमारा संविधान क्या देता है,
क्योंकि हमारा संविधान सबसे पहले ही कह दे रहा है कि सर हम किसके लिए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के लिए ही काम करेंगे। यानी कि हम भारत के लोगों को क्या दिलाएंगे, सबसे पहले हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने पढ़ा सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की भाई, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता की स्वतंत्रता, किसी भी उपासना करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो हमें क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, सर हमें समानता चाहिए, समानता चाहिए, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान हो, मुझे भी उतनी इक्वलिटी हो कि मैं भी उसी गवर्नमेंट एग्जाम में उतना एलिजिबल हूं और किसी दूसरे को भी हो, ठीक है, या किसी तीसरे को भी हो, या भारत के हर नागरिक को उस प्रकार से समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करता है, इन सभी चीजों की सुरक्षा कौन करता है, इन सभी चीजों को सुरक्षित कौन करता है, हमारा प्रियम्बल। अच्छा इन सभी चीजों के साथ साथ एक चीज और ऐसी है जिसको हमारा प्रियम्बल हमें देता है, और सबसे लास्ट लाइन में लिखा होता है, क्या कहता है हमारा जो संविधान है, वो कहता है भैया भाईचारे को क्या करना है, बढ़ाना है, भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश अकेले नहीं विकसित हो सकता या विकासशील हो सकता या अपने विकास के पथ पर चल सकता है जब तक उस देश में आंतरिक संगठन नहीं होंगे। ठीक है, या देश आंतरिक रूप से संगठित नहीं होगा तब तक वो टुकड़ों 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 में टूटता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हर राज्य अलग हो जाएगा, केवल देश टूटकर कुछ टुकड़ों में बट जाएंगे। तो यहां पर साफ बोला गया है कि भैया भाईचारे को आप बढ़ावा देंगे तो देंगे। क्लियर, अच्छा ठीक सर, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बता दी सर। ठीक, अच्छा क्या आपने ये सोचा है कि अगर हम संविधान को थोड़ा सा छोटा कर दें, छोटा कर दें, या मैं आपसे पूछूं कि बेटा संविधान के मुझे कुछ मुख्य घटक बता दो, तो क्या आप बता पाओगे, हाँ सर बता पाएंगे, क्या क्या होते हैं, तो आइए देख लेते हैं कि प्रस्तावना के मुख्य घटक। प्रस्तावना के मुख्य घटक के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहला घटक क्या होगा, अब देखो घटक का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। ठीक है, और संविधान में जो प्रस्तावना लिखी हुई है सबसे पहले पन्ने पर, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसका जो अधिकार का स्रोत है वो कौन है, बताओ। अच्छा ठीक है, तो हमें सीधे सीधे बताओ, पहला फैक्टर संविधान के, ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत, अधिकार का स्रोत किसमें निहित है, तो सर हम भारत के लोगों में। पहला फैक्टर हो गया भाई, सीधे सीधे बोला गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम यानी कि जनता, जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी भाई, जनता डायरेक्ट तो हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करती नहीं है, जनता क्या करती है, अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती है आगे काम करने के लिए। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपना आगे भेजती है और वो काम करते हैं। ठीक, पहली बात हो गई। लेकिन सेंट्रलाइज कौन होता है, अगर अगर उस प्रतिनिधि ने ठीक से काम नहीं किया तो हमारे यहाँ ये सुविधा है कि 5 साल के बाद हम उसे तुरंत कुर्सी से उठा करके नीचे बैठा देंगे कि भैया जिस काम के लिए हमने आपको उस कुर्सी पर बैठाया था आपने वो काम नहीं किया, इसलिए हम आपको वहां से उठा रहे हैं, बाहर बैठा रहे हैं, और किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को पुनः उस कुर्सी पर पहुंचाने का हक या शक्ति या क्षमता हमारे हाथों में है, अंगूठे में। काम खत्म। तो भैया सेंट्रलाइज कहां हो रही है, हमारा संविधान हमें पूरे तरह से बिल्कुल कह रहा है कि आप जो है पावर को संभाल के रखिए। अच्छा ठीक है सर, दूसरा घटक क्या हो सकता है, अब दूसरा घटक क्या होगा भाई, हमसे कह रहा है कि आप समाजवादी बनो, ठीक है, एक पंथ निरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक
एवं गणराज्य का निर्माण करो। तो ये फैक्टर हो गया भाई कि भारत क्या है, भारत कैसा है, भारत एक कैसा है बाबू, भारत एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड फैक्टर। क्लियर, ये हो गया इसका सेकंड फैक्टर। अच्छा, दो मैंने चार फैक्टर बोले थे ना, तो दूसरा फैक्टर बताओ, दूसरा तीसरा फैक्टर क्या होगा, थर्ड फैक्टर क्या होगा, इस पे डाल लो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये सेकंड फैक्टर हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा ना, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा किताबें उठा के रटना नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि पॉलिटी ऐसी है ना, आप रट के नहीं याद कर सकते। रटोगे कितनी चीजें रट लोगे, चीजों को समझो, उसको घटनाओं से जोड़ो, अपने जीवन से जोड़ो, ठीक है, प्राचीन तरीके से जोड़ो, मतलब जिस तरह से भी कनेक्ट करके उसे पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स में डालते चले जाओ। थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है सर, थर्ड फैक्टर में हमने बताया कि हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए हैं, तो हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे चीजों को क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है भाई, हम जो है इन सभी चीजों के पीछे आपको एक बात जरूर कहते हैं कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। हम राष्ट्र को नहीं बांट सकते। ये नहीं कि गुजरात का मन किया कि नहीं 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 मजा नहीं आ रहा है तो हम अकेले चले जाएंगे ना, नहीं जा सकते भाई, आप नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा प्रेम्बल कहता है कि राष्ट्र की इन चीजों के साथ साथ आपको राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का ध्यान हमेशा अपने दिमाग के कॉन्शियस माइंड में डाल के रखना है। ये नहीं कि आपको स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की तो आप राष्ट्र ही तोड़ने लग गए। ठीक है, इन बात का ध्यान जरूर रखना है। ये हो गया थर्ड फैक्टर। और फोर्थ फैक्टर जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, आपसे पूछता है कि इसमें डेट कौन सी लिखी हुई है या डेट कौन सी मेंशन है, तो मैंने आपको बताया कौन सी, 26, 26 क्या जनवरी की अगस्त, नहीं सर, ना जनवरी ना अगस्त, ना मेरी ना आपकी, नवंबर, क्या लिखा है, नवंबर। और कौन सा सन, कौन सा बेटा, 1949, कौन सी डेट है, 1949। तो ये जो चार फैक्टर हैं ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, पेपर में आपको एज इट इज मिल जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई सर फैक्टर्स की। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं जो शब्द हमारे संविधान में जुड़े हुए हैं, उनकी जरा बात कर लेते हैं कि उनसे क्या तात्पर्य निकलता है। आइए देखते हैं, शायद पीपीटी में लिखा भी होगा। ठीक है, हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, राष्ट्र होगा। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब यह होता है कि भारत अपनी आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा कश्मीर के मामले में भारत किसी के पास नहीं जाता, भारत क्या कहता है, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। ठीक है, क्या है, हमारा आंतरिक मामला है। ये नहीं कि आप ले चले जाए यूएनओ में हमको उठा के, नहीं, हमारा आंतरिक मामला है। ठीक है, हमारी चीजें हमारी हैं। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा कि शायद सलमान खान का है कि माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, क्या कहता है, ठीक है, यही कहता है कि देश के लोगों की जब हम बात करेंगे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की, किसकी,
पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की। अब देखो, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, आपको वर्ड नॉर्मल नॉर्मल समझ में आ जा रहा है। धर्म या पंथ का मतलब होता है कि हम अपने धर्म या पंथ का चुनाव स्वयं करें, और निरपेक्ष का मतलब होता है कि उसमें हमें कोई भी बंदिश नहीं होगी, हम निरपेक्ष रूप से अपना ये कार्यक्रम समझ सकते हैं, अपने तक रख सकते हैं, या अपने मनोविचार से इसको पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पंथ निरपेक्ष शब्द को याद करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि ये शब्द जो है नया जुड़ा हुआ है भाई संविधान में हमारे, इसको हमने बाद में जोड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है करके कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे हैं जो संविधान में बाद में जोड़े गए, या क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो संविधान में पहले से मौजूद था। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई पंथ निरपेक्ष। अच्छा, यहीं पे एक और रिमाइंडर डाल लो, कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। और 19 कौन सा कौन सा कौन सा, ये भी तो याद होना चाहिए भाई। सन नहीं याद होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कई बार क्या करता है, हमें ऐसा फंसाता है कि दे देगा 42वां संविधान संशोधन 1976, 1972, 1973, 1975। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, पंथ निरपेक्ष का यही अर्थ होता है कि हम किसी भी पंथ को लेकर, या भारत का जैसे होता नहीं कि भाई हमारी सरकार है वो एक पंथ निरपेक्ष सरकार है, वो किसी एक पंथ के बारे में बात नहीं करेगी, या किसी एक पंथ प्रमुख का विकास करने की बात नहीं करेगी कि नहीं नहीं भाई हम केवल हिंदुओं का विकास करेंगे और किसी का विकास नहीं करेंगे, या हम मुस्लिम्स का विकास करेंगे, या हम सिख्स का विकास ना। आपको भारत के लोगों को लेकर के चलना है। ठीक है, पहला धर्म भारतीयता होगा, उसके बाद कुछ आएगा। भारत का कोई धर्म नहीं है, सीधी सीधी बात समझ लीजिए। तो ये किससे आया? 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, एक चीज और पूछूं, क्या आपको ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता के बारे में संविधान में और कहीं पढ़ने को मिलता है? यस सर, मिलता है। कहां पे मिलता है? मौलिक अधिकार में सर। कहां पर? मौलिक अधिकार में पढ़ने को मिलेगा। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमें ये कहां मिलेगा? ये हमें मिलेगा सर मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में। और कहां पर? कहां पर? 22 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 22 से लेकर 28 तक। और पार्ट कौन सा होगा? तो सर पार्ट होगा 3। कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में। क्लियर? तो ये समझ गए आप, दो शब्द समझ गए, संप्रभुत्व समझ गए और पंथ निरपेक्ष समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या था भाई? अगला वर्ड क्या है? लोकतांत्रिक। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा तीसरा शब्द है वो क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से आपका क्या आशय है सर? लोकतांत्रिक, अगर हम लोकतांत्रिक को थोड़ा सा संधि विच्छेद में ले जाएं तो लोक प्लस तंत्र, भाई लोकतंत्र, या लोक यानी कि लोगों द्वारा, लोगों के द्वारा, तंत्र का मतलब क्या हो गया? या लोगों का तंत्र या लोगों द्वारा किया गया शासन। ठीक है, प्लस शासन या तंत्र मतलब एक जो पूरा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया लोगों द्वारा जो किया गया शासन होगा वो क्या होगा? लोकतंत्र कहलाएगा। तो भारत कैसा है? लोकतांत्रिक है। भारत का जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो किसके हाथों में होगी? लोगों के। किसके हाथों में होगी? लोगों में। अभी आपने देखा हाल ही में क्या चलने वाले हैं या प्रारंभ होने वाले हैं? लोकसभा चुनाव। अब लोकसभा चुनाव जब होगा तो यहां पे जो हमारे यहां पे जो प्रतिनिधि जाएंगे वो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? जब हम क्या करेंगे? जब हम वोट देंगे। और जब हम इनको वोट देंगे तो उनमें से जिनके पास मतों की संख्या सबसे अधिक होगी वो उस क्षेत्र में विजयी बनेंगे। विजयी बनकर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और कहां जाएंगे? भाई लोकसभा का चुनाव है तो कहां जाएंगे? लोकसभा में, सेंट्रल में। इसी तरह विधानसभा में भी क्या होता है? इसी तरह क्या होता है जब हम बात करें विधानसभा की तो विधानसभा कहां आती है भाई?
विधानसभा कहाँ आती है? विधानसभा आती है राज्यों में, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव। तो जो लोग यहां पर हमारे वोट से जीत कर जाएंगे वो विधानसभा में बैठेंगे, और जो लोग लोकसभा के चुनाव में खड़े होंगे और हमारे वोटों से जीत कर जाएंगे वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। और ये सभी लोग जो हमारे प्रतिनिधि होंगे ये वहां जाकर के डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हम सब में सर्वसम्मति में ये इन भैया को हम मानते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हम लोग इनके अंडर में इनके पीछे काम करेंगे। इस प्रकार से होता है। तो मेन जो सत्ता है वो किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हमें नहीं पसंद आया 5 साल में कार्यकाल के, अरे नहीं हमने जो आपने वादे किए थे, जो हमने आपसे एक्सपेक्टेशन की थी, आप उस पर खरे नहीं उतर गए, हम हटा देंगे। देखेंगे हाँ भाई अगला बंदा ठीक है, उसको खड़ा कर देंगे, उसको ले आएंगे, उसको जिता देंगे। तो जो मेन शासन है, जो मेन पावर है वो किसके है? लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के हाथों में। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला वर्ड क्या है भाई? गणराज्य। फिर हमने कहा सर फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या है? गण का मतलब होता है लोग। फिर वही बात, लोग यानी कि अब यहां पर देखो, हमारे यहां आपने देखा होगा दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा राज किया जाने वाला, या लोगों के द्वारा जो राज होता है उसे हम लोग कहते हैं गणराज्य। जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया लोकसभा विधानसभा का। तो लोकसभा और विधानसभा में जो लोग जाते हैं वो कैसे जाते हैं बेटा? वो आते हैं, हमसे कहते हैं भैया हमको वोट दीजिएगा, ठीक है हम आपके लिए ये काम करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनको इनको क्या करते हैं, हम लोग अपना वोट देते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं या मतदान करते हैं। हमारे मत के संख्या के अनुसार जो लोग जीत कर जाते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, या जिन्हें हम अपने घरों से निकलकर वोट देने जाते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, भारत के उपराष्ट्रपति की, तो क्या आप लोगों में से किसी ने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है? बताइए, किसी ने डाला है? नहीं डाला होगा। क्यों? सर हमको बुलाया नहीं गया। अरे क्यों भाई? क्योंकि इनका चुनाव कैसे होता है? परोक्ष रूप से होता है। कैसे होता है बेटा? परोक्ष रूप से होता है। तो सर इनको वोट कौन देता है? इनको वोट जो हम प्रत्याशी भेजते हैं या जो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, वो लोग जा करके इनको क्या करते हैं बेटा? वोट देते हैं और हमारे बिहाफ पे इनको चुन लेते हैं। तो भारत में दो प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन दोनों में जनता कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होती है। लोकसभा विधानसभा जैसे चुनावों में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों में जनता परोक्ष रूप से शामिल होती है। ठीक है, तो ये चार वर्ड जो इंपॉर्टेंट थे उनका मतलब आप समझ गए। अब आइए, अब देखिए कि इसमें हमने अभी पढ़ा कि हमको कुछ न्याय संबंधी कुछ चीजें बताई गई कि आपको इतनी चीजें हम न्याय के लिए दे रहे हैं। किस किस प्रकार का? भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सामाजिक न्याय चाहिए होगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा भाई? सामाजिक न्याय चाहिए होगा। उसके बाद हमें आर्थिक न्याय चाहिए होगा, और लास्ट में हमें राजनैतिक न्याय भी चाहिए। सर कैसा न्याय चाहिए? राजनैतिक न्याय भी चाहिए। ठीक है, हमें राजनैतिक न्याय भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है सर आपका? सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? बेटा देखो, जब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, तो समाज में सभी को बराबर हिस्सा देना। अब हिस्से से क्या मतलब है? पिज्जा तो बट नहीं रहा है भाई। समाज में, ठीक है, जिस भी प्रकार के चीजों का वितरण हो रहा है, या सामाजिक रूप से सभी को एक समान मानना, सामाजिक रूप से सभी को एक समान मानना। अच्छा सर, आर्थिक 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 का मतलब तो सर धन से होता है, या अर्थ यानी कि धन यानी कि पैसे से होता है। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है सर? आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि बेटा कि अलग अलग संपत्ति का वितरण समान रूप से हो, कहीं किसी को किसी भी प्रकार से
बिल्कुल जो है ऐसा ना हो कि उसे इस चीज का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, संपत्ति का वितरण समान हो। मतलब मतलब अगर सरकार ने कोई योजना बनाई कि हम भाई इस कैटेगरी से इस कैटेगरी तक के लोगों को कुछ पैसा देंगे या कुछ वस्तुएं देंगे या कुछ लाभ देंगे, तो उसमें कोई भी ये नहीं कर सकता कि हम इनको नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको भी नहीं देंगे, केवल ये चार लोगों को देंगे, इनको हम नहीं देंगे, बाकी को। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। उसी प्रकार राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय का अर्थ क्या होता है, हमें वोट देने की पावर। ठीक है, हमें वोट देने की पावर मिली है, हमें सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदार बनने का, भागीदारी करने का न्याय प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई फलाने जो है निचली निम्न कास्ट से आते हैं या निम्न जाति से आते हैं, ठीक है, या निम्न संप्रदाय से आते हैं, या आय के स्रोत में या आय में बहुत कम है इसलिए इनको हम नहीं देंगे वोट देने के लिए। भाई पहले क्या होता था, पहले वोट कौन करता था, पढ़े लिखे लोग, और जो सामंत लोग जो होते थे, जैसे जो आप आज के टाइम उस टाइम में हम उनको कहते थे, जैसे जो लोग क्या कह सकते हैं, धनी लोग होते थे। ठीक है, या जो किसी क्षेत्र पे जो है राज करते थे। तो इस प्रकार के लोगों को ही केवल राजनीति में एंटर करने का वो था, हक था। ठीक है, बट आज के टाइम में क्या है, आप अगर, ठीक है, मानसिक रूप से सही हैं और दिवालिया घोषित नहीं किए गए हैं, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है, और आप वोट भी कर सकते हैं, और वो आपका हक है। तो आपको न्याय में तीन न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसमें हमें स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है सर। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया सर, कैसी स्वतंत्रता, तानाशाही से स्वतंत्रता। ठीक है, तानाशाही से स्वतंत्रता, तो पहला क्या हो गया सर, तानाशाही से स्वतंत्रता। कोई आपसे चकारी नहीं करा सकता। चकारी का मतलब क्या होता है बेटा, चकारी का मतलब कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता, बंधवा मजदूरी नहीं करवा सकता। ठीक है, ठीक है बेटा, आपसे गुलामी नहीं करवा सकता कि आपको अपना गुलाम बना लिया और मस्त जो है जीवन भर उसको काम करवा रहे हैं। आप किसी को जबरदस्ती या बिना कारण कारावास में नहीं रख सकते। इन सारी चीजों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, हमारा संविधान हमसे कहता है कि इन सारी चीजों से किसी एक व्यक्ति को या भारत के नागरिक को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक शब्द इसमें आपने पढ़ा, समानता। क्या पढ़ा, समानता। कैसी समानता, सामाजिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से किसी विशेष वर्ग को हम कुछ विशेषाधिकार नहीं दे सकते। ठीक है, जो है सबका है। क्या है, जो है सबका है। अवसर अगर आपके लिए है तो अवसर हमारे लिए भी होना चाहिए। ठीक है, योजना आपके लिए है, हमारे लिए भी होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमें क्या देता है, समानता का अधिकार दे देता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी विशेषाधिकार के लिए कोई जो है चीजें बचा के नहीं रख सकते, हमें सबको देना है और सबके लिए देना है। ठीक, लास्ट में आप आओगे तो आपने अभी पढ़ा भी है, लास्ट में आपने पढ़ा भी है कि हमसे कहा गया है कि भैया ऐसा है, भाईचारा या बंधुत्व, क्या, भाईचारा बढ़ाना है, बंधुत्व बढ़ाना है, बंधुत्व की भावना बढ़ानी है। ठीक है, ताकि भाई आपने देखा है भारत में डाइवर्सिटी हर 10 कदम पे है, हर 10 कदम पे लोगों की बोली बदल जा रही है, भाषा बदल जा रही है, वेशभूषा बदल जा रही है, पर्व त्योहार खाना पीना सब कुछ बदल जा रहा है। ऐसे में अगर भारत में एकजुटता नहीं होगी, ठीक है, भारत में अगर एकता नहीं होगी, भाईचारे का भावना नहीं होगा, बंधुत्व नहीं होगा, तो भारत के खंड खंड होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है, और ये चीजें संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता थी। ठीक है,
कि आगे चलकर लोग कहीं ना कहीं कहेंगे कि भाई हमारी भाषा अलग है, हम आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमें आपके साथ नहीं रहना, हम जा रहे हैं। ठीक, वो कहेंगे कि अरे सर हम गुजराती हैं सर, हम इन लोगों से हमारा मैच ही नहीं हो रहा है, हमारा माइंड नहीं मैच हो रहा है, हमारी भाषा नहीं मैच हो रही है, हम हमारा वेशभूषा नहीं मैच हो रहा है, हम इनके साथ क्यों रहेंगे, हमें नहीं रहना, हम जा रहे हैं। तो आप ये नहीं करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति काम आएंगे। ठीक है, धर्म को पीछे छोड़ करके, ठीक है, पंथ को पीछे छोड़ करके, सारी चीजों को भूल करके आपको क्या करना है, भारत के राष्ट्र को, ठीक है, हर एक चीज को जोड़ना है और भारत को एक अखंड राज्य बनाना ही बनाना है। और ये किसके वजह से होगा, जब तक भाईचारा सुदृढ़ नहीं होगा तब तक ये चीजें संभव नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब संविधान जब हम पढ़ते हैं बेटा, जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में, तो हमारे मन में कुछ एक केस ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, या जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या कई बार परीक्षा में ही आ जाता है कि क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है, तब आप क्या बोलोगे। देखो, दो बार ऐसी कुछ घटनाएं घटी जहां पर इन पर अलग अलग बातें उठी। एक केस आपने सुना होगा जिसका नाम है बेरूबारी। कौन सा केस है सर, बेरूबारी यूनियन का मामला एक बार आया। ठीक है, बेरूबारी यूनियन का मामला कब आया, 1960 में। 1960 में एक मामला आया और उसमें कहा गया, ठीक है, कि अगर अगर संविधान में किसी भी आर्टिकल में, संविधान के किसी भी आर्टिकल में कोई एक शब्द ऐसा है या कोई शब्द ऐसा है, ठीक है, कोई शब्द ऐसा है जो क्या है, अस्पष्ट है, ठीक है, या उसके एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, या उस कंडीशन में जो लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट फैसला होगा, वो कहां से होगा। तो बेरूबारी यूनियन केस में बताया गया कि जो हमारा प्रियम्बल होगा यानी कि प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना होगी वो संविधान का भाग तो नहीं है। इन्होंने बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन ऐसी किसी घटना में या ऐसी किसी समस्या में हम प्रस्तावना को ही रेफरेंस मानेंगे, प्रस्तावना के ही पास जाएंगे कि सरपंच महोदय बताइए भाई मामला फंस गया है, क्या किया जाए। ठीक, तो यहां पे तो इन्होंने ये बोल दिया कि भाई प्रस्तावना अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम चलेंगे इनके पास और इनसे पूछेंगे कि आप बताइए क्या सही है। वहीं पर एक दूसरा केस हुआ, एक दूसरा केस हुआ जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो केस आया। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार या भारत संघ, भारत संघ लिख लो ज्यादा ठीक है, ठीक है, भारत संघ। अच्छा, इस केस में क्या फैसला आया, इस केस में कहा गया बेटा, इस केस में बोला गया, साफ साफ बोला गया कि जो प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना होगी वो क्या होगी, वो हमारे संविधान का अंग है। क्या है, हमारे संविधान का ही अंग है या हिस्सा है। ठीक है, हमारे संविधान का अंग है या हमारे संविधान का हिस्सा है। अच्छा, इसी में एक और बात बोली गई, इसी में बोला गया कि जो संविधान में संशोधन होता है या जो संविधान में संशोधन करने की पावर है वो किस आर्टिकल में लिख दो, वो आर्टिकल 360 किसमें, 8 में या 7 में, तो सर 368 में बोला गया कि जो संविधान में संशोधन करने की पावर होगी वो आर्टिकल 368 के तहत हम अपने संविधान, अपने प्रस्तावना में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये दो केस ऐसे हैं जिनमें दोनों में अलग अलग बातें कही गई, लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं हम एक जगह पर
चले आते हैं। इसी प्रकार एक और केस हुआ था जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। उसमें भी कुछ इसी इसी प्रकार की बात कही गई। उसमें ये जो केस हुआ था वो भारतीय जीवन बीमा मामले में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान जो है, प्रियम्बल जो है वो संविधान का ही हिस्सा है, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पूरा चीजें समझा दी। समाजवादी समझ गए आप, इसमें डिटेलिंग में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, सारी बातें मैंने आपको, ये देखिए यहाँ पर मैंने केस का भी यहाँ पर लिखा है, थोड़ा हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संबंधित वादों में क्या है, चीजें करी जा सकती हैं। इन्होंने बोला कि संशोधनीय है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, इसमें बोला गया कि 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते आप। लेकिन यहां बोला गया किसमें, बेरूबारी में बोला गया कि आप इसका संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, और कहा गया कि संशोधन नहीं, क्योंकि संविधान का पार्ट ही नहीं है, तो संशोधन कैसे कर दोगे भाई। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर प्रियम्बल का आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार के चैप्टर्स को हम बेहतरीन तरीके से इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब आप परीक्षा में बैठो तो आपको पूरा चैप्टर ना याद आ करके उसके कुछ स्पेशल फैक्टर्स याद आए, जिससे आपकी परीक्षा बहुत आसान बन जाए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में कुछ नए तरीकों से और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।